हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बेस्ट सेलर एंड जनरल फिक्शन की बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस की या कंटेंट की, तो यू हैव 4 यूनिट्स। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो आपको रस्किन बॉन्ड का द ब्लू अम्ब्रेला पढ़ना है। यूनिट 2 की बात करें तो आपको अमीश त्रिपाठी की द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ पढ़ना है। वहीं यूनिट 3 में आपको अलेक्जेंडर एमसिकॉल स्मिथ की द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी को पढ़ना है। इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 स्टडी गाइड, पार्ट 2 क्रिटिकल एनालिसिस। देन यू हैव यूनिट 4 जो कि जॉन ग्रीन की है, जिसमें आपको पेपर टाउन पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। इसी के और में क्वेश्चन है, इन द ब्लू अम्ब्रेला नेचर एमर्ज एज अ पावरफुल बैकग्राउंड दैट ऑल्सो कन्वेज द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी, डू यू एग्री? सस्टेनेट विद रिविलेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। और फिर इसी के और में है, राइट अ नोट ऑन द सिंबोलिज्म ऑफ द ब्लू अम्ब्रेला इन द रस्किन बॉन्ड नॉवल बाय द सेम नेम। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं? पहले आपको बोला है कि आप एक शॉर्ट नोट लिखोगे ब्लू अम्ब्रेला के ऊपर जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। उसके बाद बोला क्या है, जो ब्लू अम्ब्रेला स्टोरी है वो नेचर को भी दिखाती है और नेचर का भी इस पूरी स्टोरी में एज अ बैकग्राउंड बहुत पावरफुल प्ले है। तो हमें एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन करना है। देन आपको बोला है कि जो ब्लू अम्ब्रेला है इस स्टोरी के अंदर, इस नॉवल के अंदर, तो ब्लू अम्ब्रेला का सिंबोलिज्म आपको लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर ही इस आंसर को बनाएंगे। तो इंट्रो की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका द ब्लू अम्ब्रेला है वो फेमस नॉवल है जिसे लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। ये जो नॉवल है वो 1980 में पब्लिश हुई थी, लेकिन 2005 में इसे अडेप्ट किया गया और सेम नाम से मूवी बनाई गई। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विशाल भारद्वाज ने और उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। हो सकता है आप लोगों में से बहुत ने ये मूवी देखी भी हो। तो जो ये ब्लू अम्ब्रेला कहानी है, ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये कहानी है एक पहाड़ी लड़की बिनिया की जो उत्तराखंड के गढ़वाल गांव में रहती थी। ये कहानी बहुत सिंपल सी ही है जो कि मैं आपको अभी बता देती हूँ ऐसे ही। देखो, बिंदिया अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती थी एक पहाड़ी इलाके गढ़वाल में जो कि उत्तराखंड में है। उनके भाई का नाम था बीजू। बिंदिया का जो परिवार था वो काफी ज्यादा सादा जीवन व्यतीत कर रहा था, काफी सिंपल से लोग थे क्योंकि उसके पिता की पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो अब बिंदिया के पास कुछ जमीन और कुछ गाय वगैरह थी, तो वही वो गाय को चराने वगैरह जाती और अपना क्या कर रही थी, गुजारा कर रही थी। तो एक दिन ऐसे ही वो गाय को चराते हुए आ रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग हैं जो पिकनिक बनाने आए हुए हैं, जिनके पास एक बहुत सुंदर सी नीली कलर की छतरी थी, ब्लू कलर की बहुत ज्यादा सुंदर छतरी थी। तो बिनिया को वो जो छतरी थी वो क्या हो गई, पसंद आ गई। अब जो बिनिया थी वो खड़ी होकर उस छतरी को देखे जा रही थी। इतने में ही एक महिला ने बिनिया के गले को देखा। उसके गले में एक नेकलेस था और उस नेकलेस में क्या था, जो शेर होता है, बाघ होता है, उसका जो टूटा हुआ नाखून होता है ना, तो नाखूनों से सुंदर नेकलेस बन रखा था। और जो एक गांव के लोग हैं वो बाघ के नाखून वाला नेकलेस जो पहनता है उसे ऐसा मानते हैं वो जो नेकलेस है वो लकी होता है, तो वो लोग ऐसा मानते थे। तो उस औरत ने क्या किया, बिनिया को बुलाया और कहा कि क्या तुम मुझे अपना नेकलेस दे सकती हो। अब बिनिया को भी छतरी चाहिए थी तो उसे मौका मिल गया। तो बिनिया ने क्या बोला, ठीक है, आई विल गिव यू नेकलेस और आप मुझे इसके बदले में क्या दे दो, अपना ही नीला छाता। तो उस औरत ने खुशी खुशी बदल दिया आपस में। फिर जब बिनिया वो छतरी लेकर आई तो उस छतरी को पाकर काफी ज्यादा खुश थी। वो हर समय उस छतरी को खोल के रखती, जहां भी जाती उस छतरी को अपने साथ लेकर जाती। वो जो छतरी थी वो रेशम से बनी हुई थी, काफी ज्यादा सुंदर छतरी थी वो, रेशम से उसका कपड़ा था जो बना था और बहुत ही ज्यादा क्या थी, मतलब सुंदर, कि हर कोई उसे देखता तो देखता ही रह जाता। काफी ज्यादा प्यारी थी वो। गांव गांव में क्या था कि सिर्फ बिनिया की छतरी काफी ज्यादा फेमस थी। धीरे धीरे जो ये छतरी है, इसकी जो आप कह सकते हो क्वालिटी थी, वो सबको धीरे धीरे गांव में क्या होने लग गया, सबको पता चल गया और हर कोई अब छतरी को देखना चाहता था, उसे रखना चाहता था। अब इसी में कहानी में एक और कैरेक्टर आता है। वो कैरेक्टर है आपके राम भरोसे नाम के एक व्यक्ति का, जो काफी बूढ़ा आदमी है। उसकी एक किराने की दुकान है जिसमें वो टॉफी वगैरह भी रख लेता है। तो उसको भी वो छाता क्या होता है, पसंद आ जाता है काफी ज्यादा। बिनिया जब उसकी दुकान पर एक दिन टॉफी लेने आती है तो वो बिनिया को कहता है कि भाई मैं तुम्हें इसके
बदले में पैसे दे देता हूँ, 10 रुपए दे देता हूँ, 10 सिक्के दे देता हूँ, तो तुम मुझे छाता दे दो। पर बिनिया साफ मना कर देती है। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगी, मेरे को बेचना ही नहीं है, मैं टॉफी लेने आई हूँ, मैं तुमसे कोई सौदा करने यहाँ पर नहीं आई हूँ। फिर वो निराश हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद क्या होता है, वो ऐसे ही बिनिया अपने छाते के साथ खुश रहती है। अब क्या होता है, एक और कैरेक्टर की यहाँ पर एंट्री होती है। उस कैरेक्टर का नाम होता है राजा राम। एक लड़का होता है, वो राम भरोसे की दुकान पर उसके साथ काम करने के लिए आता है। तो जब वो अपने मालिक को ऐसे बैठा हुआ देखता है, कई बार सुस्त, तो वो उससे पूछ लेता है कि क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है मालिक, ऐसे करके वो पूछता है। वो जो लड़का था वो काफी ज्यादा चालाक था, तेज था। तो राम भरोसे उसे बता देता है कि जो बिनिया के पास नीली छतरी है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मुझे ये चाहिए। तो राजा राम कहता है ठीक है, मैं आपको ये लाके दूंगा, पर इसके बदले में आप मुझे 3 रुपए दोगे। तो वो कहता है लाके दूंगा, कैसे लाके दोगे, मैंने तो बिनिया को मांगा पर बिनिया ने मना कर दिया, तो तुम कैसे लाके दोगे। तो राजा राम क्या कहता है कि मैं आपको कैसे भी लाके दूं, वो मेरी प्रॉब्लम है, बस आप मुझे इसके बदले में 3 रुपए दोगे। तो वो उसकी बातों में आ जाता है, पर वो उससे पूछता है। तो वो कहता है कि मैं चोरी करके लाऊंगा, पर मैं ले आऊंगा। तो राम भरोसे उसे मना भी करता है, कहता है कि नहीं, तुम ऐसे चोरी करके लाओगे नहीं। पर वो राजा राम उसे अपनी बातों में बहला लेता है। और फिर एंड में जब राम भरोसे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो कहता है कि ठीक है, तुम इसे ले आओ। अब क्या होता है, वो लड़का चुराने जाता है उसके घर। जब तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है। फेल कैसे हो जाता है, क्या होता है कि उसे बिनिया का भाई बिरजू देख लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, बिरजू जब उसे पकड़ता है, मारता है और पूछता है कि तुझे किसने बोला, तो वहां पर जो राजा राम था वो झूठ बोल देता है। वो लड़का झूठ बोल देता है। वो क्या बोलता है राजा की भाई ये गलत है और ऐसा तो नहीं है, मेरे को तो उसने कहा था राम भरोसे ने ये चुराने के लिए, इसीलिए मैं आया, मैं क्यों चुराता वरना। अब धीरे धीरे जो ये खबर थी पूरे गाँव में फैल गई कि राम भरोसे ने बिनिया का छाता चुराने के लिए लड़के को भेजा। अब नो वन कम्स टू हिज टी शॉप। अब कोई भी उसके चाय की दुकान पर नहीं आता, कोई भी उसकी दुकान पे नहीं आता, ना कोई टॉफी लेता, ना कोई चाय पीने आता, कोई उसकी उस दुकान पे नहीं आता। सबने उसे अकेला छोड़ दिया। अब जो राम भरोसे था वो काफी ज्यादा अकेला हो गया। फिर थोड़ी सी तंगी चली तो उसने क्या किया, उसने राजा को भी निकाल दिया दुकान से कि ठीक है, तुम मेरे साथ काम मत करो, जो मेरी दुकान ही नहीं चल रही तो तुम्हें क्या दूंगा। तो एक दिन बिनिया आती है उसकी दुकान पर और वो टॉफी लेकर चली जाती है। वो टॉफी लेने आती है उसकी दुकान पर। तो राम भरोसे सोचता है कि शायद ये मुझे सुनाने आई होगी, बट ऐसा नहीं होता। वो टॉफी लेती है और चली जाती है। तो जैसे ही राम भरोसा देखता है कि वो टॉफी तो ले गई, लेकिन टेबल पर अपना क्या छोड़ गई, ब्लू कलर का अम्ब्रेला छोड़ गई। तो वो ब्लू कलर का जो अम्ब्रेला होता है वापस देने के लिए राम भरोसे उसके पीछे पीछे जाता है। तो बिनिया कहती है कि नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से छोड़कर आई हूँ, ये आपके लिए है, इसे आप रखो। तो ये बिनिया की काइंडनेस को दिखाता है कि वो अपनी अम्ब्रेला को छोड़ देती है राम भरोसे की दुकान पर। ये उसकी काइंडनेस है। राम भरोसा बहुत कोशिश करता है उसे अम्ब्रेला रिटर्न करने की, बट वो नहीं करती, वो सेल्फलेसली उसे दे देती है। फिर ये बात गाँव में धीरे धीरे फैलती है कि बिनिया ने खुद दिया है राम भरोसे को छाता। तो अब सब उसकी दुकान पर आने लग जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। फिर कहानी की एंडिंग में दिखाया है कि एक दिन रात को भालू आता है राम भरोसे के घर पे और उसका नाखून जो है टूट के गिर जाता है। तो जो भालू के नाखून का नेकलेस बना के राम भरोसे बिनिया को एज अ गिफ्ट देता है और उसके बाद सब कुछ हैप्पी हो जाता है, हेल्थियर हो जाता है, दोबारा सारे कस्टमर आने लग जाता है और स्टोरी का एंड हो जाता है। एंड में बिनिया को दिखाया गया है, जब स्टोरी को कंक्लूड किया गया है तो एंड में बिनिया को दिखाया गया है कि वो खुशी खुशी अपने घर आ रही है गाना गाते हुए और अपनी गाय को चराते हुए। तो ये कहानी थी जिसमें राम भरोसे को थोड़ा सा ग्रीडी और बिनिया को एकदम आप कह सकते हो सेल्फलेसली काइंडनेस और प्यारा सा दिखाया गया। तो ये थी आप लोगों की स्टोरी। अब अगर हम इसमें बात करें, ब्लू अम्ब्रेला नेचर को भी दिखाता है। तो आप देखोगे सबसे पहले तो बिनिया का कंफर्ट नेचर के अंदर। देखो जो स्टोरी है वो बहुत अच्छे से ये बताती है कि बिनिया जो है वो कंफर्ट थी, वो पहाड़ी इलाके में रहती थी, गाय को चराती थी, नंगे पैर चराती थी, नेचुरल चीजों में रहती थी। तो ये कंफर्टनेस दिखाता है नेचर में, इन्वायरमेंटल नेचर में। फिर ब्लू अम्ब्रेला एज अ सिंबल अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन और नेचर के कनेक्शन को दिखाता है। जैसे कि उनका विलेज उत्तराखंड तो कितना सुंदर है आपको पता है, तो वैसे ही ये दिखाता है कि जो अम्ब्रेला है वो भी कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि अम्ब्रेला का एक डीप कनेक्शन है एक सिंपल लाइफ के साथ। उसके बाद अगर हम काइंडनेस की बात करें तो स्टोरी में काइंडनेस भी दिखाई गई है बिनिया की, कि बिनिया बिना किसी सेल्फ लव के, बिना किसी अपने मतलब के राम भरोसे को वो अम्ब्रेला दे देती है और राम भरोसे को उसके द्वारा उसके कस्टमर भी वापस मिल जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया इसमें नेचर में राम भरोसे की, कि जब एंड में बिनिया उसको ये दे देती है तो उसको अकल आती है। राम भरोसे जो है उसे ग्रीडी से एक आइसोलेटेड मैन बनते हुए दिखाया गया है और एक्सचेंज दिखाया गया है लकी चार्म्स का, कि टाइगर की नील के बदले में उसे एक ब्लू अम्ब्रेला मिला जो काफी ज्यादा सुंदर था और काफी ज्यादा प्यारा था। बाद में वही चीज बियर में दिखाई गई है कि जब बियर आता है तो वो कद्दू से टकराता है और उसका भी नाखून टूट जाता है। तो नेचुरल जो चीज है वही बिनिया को गिफ्ट की गई राम भरोसे द्वारा। एंड द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो ये कहानी थी बहुत ज्यादा प्यारी थी, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया है कि एक ग्रीडी से एक काइंडनेस
हर्टेड मैन कैसे बनते हैं। तो यही थी आपकी ये स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन शिवा एंड सती एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द नोवेल द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ बाय अमीश त्रिपाठी। तो इस पे बोला है कि जो शिवा और सती का रिश्ता था और नॉवल के अंदर इस रिश्ते की कितनी इंपॉर्टेंस थी, इस बात को डिस्कस करना है आपको। और ये नॉवल कौन सी है? द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, जो कि अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित है। देखो, जो इमॉर्टल ऑफ मेलुआ नॉवल है वो मैंने आपको बताया कि एक इंडियन ऑथर अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। इसमें लॉर्ड शिवा को एक मॉर्टल मैन की तरह दिखाया गया है। ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? एक तिब्बतन ट्राइब जनजाति के बारे में है, जिसे सेवियर बताया गया है मेलुआ किंगडम का। अगर इस स्टोरी की बात करें तो द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ इज वर्क ऑफ फिक्शन दैट ब्लेंड्स माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री, रिमेनिंग द लाइफ ऑफ हिंदू देती शिवा इन अ फिक्शनल एसेंट लैंड कॉल्ड मेलुआ। तो इसमें बोला गया है कि जो द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ ये नॉवल है, ये जो वर्क है वो एक काल्पनिक वर्क है, जो कि बहुत सारी जो माइथोलॉजी यानी कि जो पुरानी कथाएं हैं, जो हमारा इतिहास है, उन सबको मिक्स करती है। मेलुआ नाम की एक प्राचीन भूमि दिखाई गई है जो कि काल्पनिक है, ऐसा है नहीं एक्चुअल में, काल्पनिक है सारी चीजें। तो मेलुआ नामक एक काल्पनिक प्राचीन भूमि दिखाई गई है जिसमें हिंदू देवता के रूप में शिव को दिखाया गया है और वही इनके जीवन की पूरी जो इन्होंने कल्पनाएं की है उसको व्यक्त करती है। The story follows Shiva, a Tibetan tribal leader who is invited to Melua, a prosperous and supposedly perfect empire believed to be the land of Lord Ram. Melua is facing threat from its enemies and in search of savior, the Nilkant prophesied to save them from destruction. तो इसमें अगर आगे की हम बात करें तो वो क्या कहते हैं कि कहानी एक तिब्बती आदिवासी नेता शिव की है, जिन्हें एक समृद्ध और एक फ्रॉस्फेरस मेलुआ राज्य में आमंत्रित किया जाता है। कहा जाता है कि इस राज्य को भगवान राम की भूमि माना जाता है, उन्होंने ही इसकी रचना की थी। अब जो मेलुआ है वो अपने दुश्मनों से खतरों का सामना कर रहा होता है और एक नीलकंठ की तलाश में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि नीलकंठ ही उन्हें इस होने वाले विनाश से बचाएगा। अपॉन हिज अराइवल शिवा डिस्कवर्स दैट द मेलुअन्स कंसीडर हिम टू बी देयर फ्रॉस्फेस्ट सेवियर ड्यू टू बर्थमार्क ऑन हिज थ्रोट। ही ग्रेपल्स विद हिज न्यू फाउंड स्टेटस एंड embarks on a journey that involves love, friendship, loyalty and political intrigue. Shiva also discovers the secret of Nagas, a warrior clan considered to be terrorists, and uncovers startling truths about himself and his destiny. The book is a blend of mythology, philosophy and adventure, exploring themes of good versus evil, destiny and the nature of divinity. It sets the stage for an epic tale continue in the subsequent books of the trilogy. तो अगर इसमें हम आगे बात करें तो इसमें क्या दिखाया गया कि जब शिवजी उस राज्य में आए तो उन्हें पता चला कि जो मेलुअन्स हैं उन्होंने देखा है कि उनके गले पर एक जन्म चिन्ह है, इसीलिए जो मेलुआ के लोग हैं वो शिवजी को अपना रक्षक मानते हैं। वही वाला रक्षक जो भविष्यवाणी हुई थी कि वो आके बचाएगा, तो वही वाला रक्षक मानते हैं। वो एक नई सिचुएशन से गुजरते हैं और क्या होता है कि वो एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसा ट्रेवल करते हैं जिसमें प्यार, दोस्ती, वफादारी और जो ये पॉलिटिक्स साजिश वगैरह होती है सब उसमें शामिल होती हैं। अब कहा जाता है जो शिव है वो आतंकवादी माने जाने वाले योद्धा कबीले नागाओं के रहस्यों का भी पता लगाते हैं, यानी कि वो नागास के सीक्रेट के बारे में भी पता लगाते हैं और अपने भाग्य के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में बहुत सारी चौंकाने वाली सच्चाइयों को उजागर करते हैं। तो ये जो बुक है इसमें बहुत सारी पुरानी कथाएं, पौराणिक कथा, दर्शन और बहुत सारी चीजों का मिश्रण है जो कि अच्छाई और बुराई, गुड वर्सेस एविल को दिखाती है, नियति को दिखाती है, डेस्टिनी को दिखाती है और नेचर को दिखाती है। अब इसमें आगे अगर हम रिलेशनशिप देखें शिवा और सती का, तो ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखो, इस पूरे नॉवल में जो सती है वो राजा दक्ष की बेटी है, जिनका रिश्ता जो है वो शिव के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस नॉवल के अंदर। देखो, शुरू में ये कहा गया कि शिव और सती का रिश्ता था, उनकी मान्यताओं में अंतर होने के कारण, कहते हैं ना एक ऑफेंड रिलेशनशिप, दोनों की मान्यताएं, दोनों के बैकग्राउंड अलग थे, तो जो शुरू का रिश्ता बना वो थोड़ा विवाद वाला बना। सती जो थी वो एक, कह सकते हो आप, की एक डिवोटेड फॉलोवर थी, किसकी? मेलुअन परंपराओं की। वो मेलुअन के ट्रेडिशन को बहुत मानती थी, एकदम कहते हैं ना समर्पित होना किसी चीज के लिए, वैसी थी। और शुरू में क्या हुआ, वो शिव और जो उनके आदिवासी तरीके हैं, जो उनके ट्राइबल वेज है, उनसे थोड़ा दूर रहती थी, उनसे थोड़ा अलग रहती थी। दूसरी ओर अगर हम शिवा की बात करें तो जो शिवा है वो जो सती है उनसे थोड़ा आकर्षित है कि ठीक है, अच्छे हैं, और वो सती के लिए वो उस जगह के जो मेलुआ के कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है इसमें दिखाया जाता है वीरता है, जो हमेशा सच बोलने की कला है,
हमेशा वो न्याय करते हैं सबके साथ। तो जो ये चीज वाली बात है उससे क्या होता है कि जो सती है वो उन्हें मतलब सम्मान की नजरों से देखने लग जाती है, उनके तरफ वो भी आकर्षित होने लग जाती है। तो धीरे धीरे जो उनका रिश्ता शुरू में विवादों से, थोड़े से चिड़चिड़ेपन से शुरू हुआ था, अविश्वास था दोनों के बीच, बाद में वो रिस्पेक्ट में बदला और फिर यही रिस्पेक्ट किस में बदल गई, प्यार में बदल गई और अंत में इनके रिश्ते को लव का रिलेशन दिखा दिया। अगर शिवा और सती के रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले है डेस्टिनी कनेक्शन, यानी कि नियति ने इस रिश्ते को बनाया था। देखो इनका रिश्ता जो है इस नॉवल में एक डेस्टिनी वाला दिखाया गया है, नियति वाला दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें शिवजी जो आते हैं वो भविष्यवाणी वाले उस नीलकंठ के रूप में आते हैं कि नीलकंठ आएगा बचाएगा, तो वो उस रूप में आते हैं और मेलुअन को बुराई के खिलाफ जो जीत होती है अच्छाई के प्रति उसको दिखाया गया है इसके अंदर, उस जीत को। जो सती है वो मैंने आपको बताया कि हमेशा से ट्रेडिशन और इन चीजों को मानती थी, तो वो इस बात को भी मानती थी कि भविष्यवाणी हुई है और कोई बचाने आएगा, तो वो शिव को नीलकंठ के रूप में देखना जो है शुरू कर देती है और यही उनके बॉन्ड को मजबूत बनाता है। उसके बाद आता है आपका इमोशनल डेप्थ, यानी कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं वो। जैसे जैसे उनका जो रिश्ता होता है वो आगे बढ़ता है, वो गहरा होता जाता है और वो उनके साथ इमोशन से भी जुड़ जाती है। शुरू में जो शिव थे वो अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य से अनजान थे, लेकिन जो सती है वो अपने साहस, अपने इंटेलिजेंस पावर से, अपने मतलब सती को अच्छा दिखाया गया है, तो शिव उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वहीं ऐसे ही सती भी, जो मैंने आपको बताया, वो शिव के न्याय करने के तरीके, उनके साहस, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी हर चीज पर अट्रैक्ट हो जाती है। फिर कन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस भी दिखाए गए हैं उनके रिश्ते को। देखो कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद थे, जैसे कि सती के पिता राजा दक्ष जो थे वो इस चीज का विरोध करते हैं। वो शिव के प्रति जो सती की भावनाएं थी, जो सती प्रेम करने लग गई थी शिव से, उसे अस्वीकार करते हैं। और ये जो अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स थे इनके रिलेशनशिप में, थोड़ा सा आप कह सकते हो तनाव वाली सिचुएशन को जोड़ता है, लेकिन बाद में ये कहानी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चीज बन जाती है। फिर सिंबोलिज्म और यूनिटी को दिखाया गया है, जैसे कि आप देखोगे शिव और सती का जो संबंध है वो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग डाइवर्सिटीज, अलग अलग आइडियोलॉजी और कल्चर को सिंबोलाइज करता है। लेकिन इन सब के बाद भी जो आप कहोगे कि शिव जी है वो मेलुअन सोसाइटी के बिलीव्स को, उनकी अलग अलग चीजों को समझते हैं और बाद में सती के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। इसके बाद है आपका मोटिवेशन एंड इन्फ्लुएंस। जो उनका बॉन्ड है वो शिव के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो सती के प्रति उनका प्रेम था और उनकी और मेलुआ के लोगों की रक्षा करने की जो इच्छा थी वो उनके कार्यों के प्रति शक्ति बन जाती है और उन्हें नीलकंठ के रूप में जो भाग्य में लिखा होता है उसे पूरा करने की भी क्या देती है? शक्ति देती है। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि शिव और सती का जो इसमें बेशक काल्पनिक नॉवल है या जो भी है, जो रिश्ता दिखाया है वो पूरा ट्रस्ट का, सेवियर का, लव का और सेल्फ डिस्कवरी का है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ जॉन ग्रीन नॉवल पेपर टाउन्स। इसी के और में ऑप्शन है व्हाट मेक्स रडार अ मेमोरेबल कैरेक्टर इन पेपर टाउन। आपको बताना है जॉन ग्रीन की नॉवल है पेपर टाउन, उसके टाइटल की इंपॉर्टेंस को और उसी के साथ जो रडार है वो एक मेमोरेबल कैरेक्टर है पेपर टाउन के अंदर, उसको डिस्कस करना है। देखो एग्जाम में वो किसी भी कैरेक्टर को पूछ सकता है और इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको स्टोरी के सारे कैरेक्टर पता होने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंट्रो की बात करते हैं हम, तो जो पेपर टाउन है वो एक यंग एडल्ट नॉवल है जिसे जॉन ग्रीन ने लिखा था और इसे पब्लिश किया था 2008 में। ये ग्रीन की 3rd नॉवल है और ये द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर में लिस्ट हुई थी चिल्ड्रन बुक एट्स नंबर 5 पे। इन्हें अवार्ड भी मिला गया था, एडगर अवार्ड फॉर बेस्ट यंग एडल्ट नॉवल 2009 में इन्हें ये प्राइज जो है वो मिला। मतलब इन्हें 2009 में सर्वश्रेष्ठ युवा वयस्क उपन्यास के लिए एक प्रतिष्ठित एडगर पुरस्कार और 2010 में कॉरिन साहित्य पुरस्कार से यानी कि कॉरिन लिटरेचर प्राइज से 2010 में इन्हें सम्मानित किया गया था, इन्हें अवार्ड दिया गया था। अब पेपर टाउन की बात करें तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जो एक कहानी जो है वो एक हाई स्कूल सीनियर क्विंटिन जैकबसेन की है, जो वर्षों से उसके पड़ोस में जो रहने वाली मार्गो रोथ स्प्लिगमैन है उन पर अट्रैक्टेड थे। तो ये दोनों बचपन में क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। कौन कौन? क्विंटन और मार्गो। दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट फिर बड़े होते गए तो ये थोड़े थोड़े दूर होते गए। एकदम से क्या हुआ, जब मार्गो अपने प्रेमी जिसके साथ उसने अन्याय किया, गलत किया, उससे बदला लेने के लिए एक साहसी रात के बाद वो एकदम से अचानक से क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो वो क्विंटन को उसे ढूंढने के लिए एक रहस्य में, मतलब एक आप कह सकते हो सीक्रेटली जो सुराग छोड़ देते कि ये है, इससे मुझे ढूंढो।
तो वो सुरागों का अनुसरण करते हैं मार्गों का पता लगाने के लिए। उसके दो दोस्त होते हैं, हाँ 2 दोस्त होते हैं उसके, वो उनके साथ निकलता है, उसे ढूंढता है, शहर छोड़ता है, बहुत जगह ढूंढता है, लेकिन अंत में क्विंटिन को न्यूयॉर्क के एक बहुत दूर के शहर में मार्गो का पता चलता है। हालांकि उसे ये एहसास हो गया था कि वो अब उसकी समस्याओं को ठीक नहीं कर पाएगा और ना ही उसे वापस लौटने के लिए मजबूर कर पाएगा, लेकिन इसके बजाय वो स्वीकार कर लेता है कि हर किसी के पास अपना एक रास्ता है, हर किसी के पास अपना एक पाथ है जिससे सबको फॉलो करना होता है। तो कहानी जो होती है वो क्विंटिन के घर लौटने के साथ समाप्त होती है, जो ह्यूमन नेचर में कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उसको इसके अंदर दिखाती है। हालांकि इस स्टोरी में बीच में बहुत कुछ हुआ था, मैंने आपको जस्ट एक समरी दी है कि दोनों दोस्त थे, बचपन से साथ थे बट अलग हुए और फिर उसने उसे ढूंढा। अगर पेपर टाउन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो मेटाफर फॉर इल्यूशन एंड परसेप्शन, यहाँ पर एक थोड़ा सा भ्रम है बहुत सारी धारणाओं को लेकर। जैसा कि आप देखोगे जो ये पेपर टाउन स्टोरी है ये काल्पनिक रचनाएं हैं, हालांकि जैसे कागज का शहर ऐसी कोई वास्तविक में तो कोई चीज नहीं हो सकती। यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर आप देखोगे कि कुछ चीजें जैसे कि लोग, स्थान और बहुत सारे रिश्तों को भी हम काल्पनिक चीजों से दिखा सकते हैं, तो ऐसा रियलिटी में है ये जरूरी नहीं है। फिर जर्नी ऑफ डिस्कवरी को इसमें दिखाया गया है, खोज की यात्रा, यानी कि मार्गो को खोजने के लिए क्विंटिन की जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा पैरेलल दिखाई गई है ट्रुथ से। के अलावा वो जितने भी क्लूज छोड़े थे, सुरागों को क्लूज कहते हैं, जितने भी वो लड़की जो थी वो क्लूज छोड़ के गई थी वो उसे फॉलो करता रहता है, मिसकंसेप्शन बनाता रहता है। इसके अलावा आप देखोगे अंडरस्टैंडिंग रियलिटी को समझना इसमें दिखाया गया है कि एंड में वो समझ ही गया था कि जरूरी नहीं है कि वो उसे वापस बुला के ला पाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को कम कर पाएगा, लेकिन एंड में उसने मान लिया था कि एवरीवन हैज देयर ओन पाथ, सबका एक अपना रास्ता है जिसे अपनाना ही पड़ता है। फिर अनविलिंग लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो देखो इसमें ह्यूमन के रिलेशन को दिखाया गया है। इसमें पता चलता है कि कागज पर जो एक शहर है, जो एक पेपर टाउन है, उसमें कुछ चीजों की कमी है। इसमें कल्पनाएं तो बहुत है लेकिन वास्तविकता, रियलिटी जो है, जो जेन्युइन चीजें, उनकी काफी ज्यादा कमी है। तो ये इसके टाइटल की हमने बात करी। अगर हम रडार की बात करें पेपर टाउन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में, तो ये देखो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, रडार का जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली मुख्य है। क्यों? क्योंकि वो इसमें एक मेल कैरेक्टर वो दिखाया गया है। क्विंटिन जैक्सन का वो बहुत ज्यादा करीबी दोस्त है, उसका असली नाम मार्कस रडार लिंकन है। उन्हें काफी ज्यादा नॉलेज थी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में उन्हें काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, तो उनकी जो पर्सनालिटी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। रडार क्विंटिन्स फ्रेंड ग्रुप का एक इसेंशियल पार्ट था और पूरे प्ले में एक सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है, और बाद में जब वो गायब होती है ढूंढने के लिए भी एक एडवेंचरस ट्रिप पे निकलता है। अगर उसकी पर्सनालिटी की बात करें तो थोड़ी सी यूनिक पर्सनालिटी दिखाई गई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि उसे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ज्ञान था, वो इन चीजों में पढ़ाई में काफी ज्यादा था, जुनून था उसे। लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप, वफादारी और दोस्ती की इसमें बात की गई है कि रडार जो था क्विंटिन का एक बहुत वफादार दोस्त था। वो अपने दोस्त बेन के साथ जब वो लापता हो जाते क्विंटिन, तो कोई क्यों जाएगा किसी को ढूंढने, लेकिन क्विंटन को ढूंढने वो अपने दोस्त के साथ गया, जो उसकी लॉयल्टी को दिखाता है, जो उसकी फ्रेंडशिप को दिखाता है। इसके अलावा इंटेलिजेंट और एक्सपर्टाइज भी था वो, तो इसमें दिखाया गया कि उसे कितना ज्यादा ज्ञान था इन चीजों का। वो बाद में एडवेंचरस ट्रिप पे भी निकला और ये उसके यूनिक पर्सपेक्टिव को दिखाता है। फिर कॉमिक रिलीफ और बैलेंस पर्सोना की अगर हम बात करते हैं तो देखो कहानी में कहीं कहीं मजाकिया टिप्पणियां भी दिखाई गई है, जो उसके कैरेक्टर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना रही है। इसके साथ साथ जो रडार है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज थी, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट थे, उसके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त इसमें दिखाए गए हैं जो उसके कैरेक्टर को बैलेंस करते हैं, और जब रीडर्स इसे पढ़ते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो पेपर टाउन है वो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, यानी कि उभरती हुई कहानी है, जिसमें आइडेंटिटी यानी कि पहचान, परसेप्शन, जो ह्यूमन रिलेशन के बीच कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसे शो करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑबिड रेमोट्सव इन नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी। तो हमें शॉर्ट नोट लिखना है। एक कैरेक्टर है ऑबिड रेमोट्सव जो नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी में है। इंट्रो की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर आम्सिकॉल स्मिथ ऑल्सो नोन एज सैंडी इज अ स्कॉटिश ऑथर एंड अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ मेडिकल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। तो जो अलेक्जेंडर मैकल स्मिथ है, जिन्हें सैंडी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक स्कॉटिश लेखक है और स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से चिकित्सा कानून से प्रोफेसर है, रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, शायद हंड्रेड्स लिखी होंगी, लेकिन जो ये वाली है वो काफी ज्यादा डिटेक्टिव स्टोरी के रूप में हमें देखने को मिलेगी। द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी सीरीज बाय अलेक्जेंडर आम्सिकॉल स्मिथ सेट इन बोट्सवाना। इट follows the adventures of Precious Ramotswe, a Botswanan woman who starts her
born detective agency. The story are rich with the culture of Botswana and revolve around mysteries, personal challenges and the day-to-day life of the character. तो इसमें क्या बताया गया है, अलेक्जेंडर मैकल स्मिथ है, उन्होंने नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी की सीरीज में क्या दिखाया कि ये बोत्सवाना में है, बोत्सवाना में सेट है ये एजेंसी, और जो एक महिला है रामोत्सवे, जो भी उन्होंने काम वाम किए, जो भी उन्होंने एडवेंचरस चीजें की उसे दिखाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोत्सवाना में अपनी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी को शुरू किया और इस स्टोरी के अंदर बोत्सवाना की कल्चरल चीजों को भी दिखाया गया और जो पूरी स्टोरी है वो अलग अलग जो मिस्ट्रीज होती हैं, जो एक पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में रोज अलग अलग चुनौतियां आती हैं, अलग अलग चीजें आती हैं डेली लाइफ के अंदर, उन सबके चारों ओर घूमती हैं। अगर हम ऑब्ड रामोत्सवे के बारे में कुछ पढ़े तो हम जानेंगे। देखो इनके बारे में मैं आपको ऐसी बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है बट अभी आप सुन लो। ऑबिद रामोत्सवे जो ये है नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी की कहानी में एक मेन कैरेक्टर दिखाया गया है जो देशभक्त है, जिसे देश से प्रेम है, अटूट प्रेम है, जिसे जो प्रीशियस रामोत्सवे है कि पिता के रूप में बोत्सवाना के गौरव और विरासत के सार का प्रतीक है। और ये कहा गया है कि उनके अंदर जो देश के प्रति प्रेम है, जो गहराई है, वो बहुत ही ज्यादा दिखाई गई है इसके अंदर। स्वतंत्रता से पहले से लेकर और बोत्सवाना के स्वतंत्र होने तक जो इनकी जीवन यात्रा है, जो इनकी अपने मतलब होमलैंड के प्रति जो इनकी कमिटमेंट है, जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको इसके अंदर दिखाया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो उनके शुरुआती ईयर्स थे, ठीक है, हिज अर्ली ईयर्स एज अ माइनर इन जोहान्सबर्ग आर एम्ब्लेमेटिक ऑफ द सैक्रिफाइसेस ही मेड फॉर हिज फैमिली। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जोहान्सबर्ग में एक खनिक के रूप में उन्होंने अपने शुरुआती वर्ष में अपने परिवार के लिए जो किए गए बलिदान है उनको दिखाया गया है। एक भयानक हत्या का गवाह बनने के कारण वो मौजूदी वापस लौट आया था और अपने निजी कार्यों के बजाय उन्होंने अपनी पत्नी और उनकी जो बेटी थी उनको प्रायोरिटी दी, उनकी सुरक्षा को और उनके लिए जो अच्छा हो उसे प्राथमिकता दी। टोल खलन की वजह से क्या हुआ कि उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी अपने परिवार के प्रति जो उनका प्यार था, जो उनकी मतलब आप कह सकते हो डिवोशन था अपने फैमिली के प्रति, वो कभी भी खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। आगे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे उन्होंने एक डिसीजन लिया था। वो डिसीजन उन्होंने क्या लिया था कि जब उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, उन्होंने एक फैसला लिया कि अब वो अपने कजन के साथ रहेंगे। तो जो उन्होंने ये फैसला लिया वो एक बहुत मतलब निस्वार्थ फैसला था, क्योंकि वो अपनी बेटी की जो परवरिश है, जो अपब्रिंगिंग है, उसके लिए परेशान थे। तो उन्होंने इसीलिए सोचा कि उन्हें अब उनके साथ जाकर रहना चाहिए। बाकी इसके अलावा ऑब्स पेट्रोटिज्म रिसोनेट्स इन हिज हार्टफेल्ट वर्ड्स अबाउट बोत्सवाना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ओबेद की जो देशभक्ति है वो दिखती है जब वो बोत्सवाना की राजनीतिक स्थिरता, वहां की लोकतांत्रिक मूल्य, वहां आर्थिक ताकतों के बारे में लिखते हैं। His pride in Botswana natural wealth, especially its diamonds coupled with the national debt-free status, speak volumes about his faith in his country potential. इसमें आगे क्या बताया गया है कि बोत्सवाना की जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नेचुरल आप कह सकते हो वेल्थ है, स्पेशली जैसे कि वहां के डायमंड्स हो गए आपके, या फिर डेप्ट फ्री स्टेटस, मतलब कि किसी से कर्जा ना लेने वाली स्थिति, यानी कि जब किसी से उन्होंने ऋण उधार ना ले रखा हो। और इसके अलावा उनके देश में जो क्षमता है, जो अपने देश के लिए उनका विश्वास है, ये उसे दिखाता है। उनका जो प्यार है अपने देश के लिए वो बहुत प्रीशियस है, वो बहुत अलग है, ऐसा प्यार कभी किसी ने देखा ही नहीं। His decision to send her to Gabon, prioritizing her safety and providing better opportunities, showcase his progressive mindset. उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए और एक बेहतर जीवन के लिए उन्होंने अपनी बेटी को गैबोन भेजने का निर्णय लिया, जो उनकी प्रगतिशील मानसिकता को दिखाता है। वो समाज में जो चीजें हैं, सोसाइटियल जो नॉर्म्स है, उनके अंदर रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, फ्रीडम, ट्रस्ट पे बिलीव करते थे और अपनी बेटी की ग्रोथ के लिए उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया। उनका जो कैरेक्टर है वो एक बहुत प्रीशियस कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। और बाद में जानोगे, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बाद में वो एक बड़ी दयालु और स्वतंत्र महिला के रूप में बड़ी होती है। In the face of his battle with cancer, Obed Saul regret is leaving behind the country he cherished. आगे क्या बताया गया है कि जब कैंसर से लड़ाई के दौरान जो ओबेद थे, उन्हें एकमात्र अफसोस यही था कि वो उस देश को छोड़ रहे हैं जिसे वो पूरी जिंदगी महत्व देते रहे। हालांकि उनकी विरासत और जो भी उनके अंदर बोत्सवाना के प्रति गौरव था वो हमेशा जिंदा रहने वाला था, वो हमेशा उसका प्रभाव रहने वाला था। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का रिग्रेट था कि क्यों मुझे अब इस देश को छोड़ना पड़ रहा है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो यही चीज इसके अंदर दिखाई गई है, उनके लव को, उन पैट्रियोटिज्म को, उनके सेल्फनेस को। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे जिन्होंने लव, एक्सपीरियंस और
इसके साथ साथ कहते हैं ना कि देश के प्रति प्यार को बहुत ज्यादा प्रीशियस रूप से दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेस्ट सेलर डॉक्यूमेंट द टाइम्स वी लिव इन इंक्लूडिंग द स्टेरियोटाइप्स दैट लिमिट अस। डू यू एग्री? चूज एनी नोवेल इन द कोर्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जो बेस्ट सेलर आपकी जो ये बुक है बेस्ट सेलर, वो एक ऐसे टाइम को दिखाती है या एक ऐसे टाइम को रिप्रेजेंट करती है जिसमें हम रहते हैं, और वो समाज में जो आप कह सकते हो समाज में जो रूढ़ियां होती हैं, जो गलत थॉट्स होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको दिखाती है। तो क्या आप सहमत हो इस स्टेटमेंट से? ऐसा है एक्चुअल में? आपको अपने आंसर के सपोर्ट में आपका जो ये पूरा कोर्स है, आपका जो ये पूरा सिलेबस है, इनमें से जो नॉवल आपको पसंद आए आपको एग्जाम्पल में उसे बताना। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करें, बेस्ट सेलर ऑफ्टन रिफ्लेक्ट सोसाइटियल ट्रेंड्स, कंसर्न एंड प्रिवेलिंग एटीट्यूड, समटाइम्स रेनफोर्सिंग स्टेरियोटाइप्स व्हाइल आल्सो चैलेंजिंग देम। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो बेस्ट सेलर है वो क्या दिखाती है? ज्यादातर वो दिखाती है कि जो समाज की चिंताएं हैं, जो समाज के कंसर्न्स हैं, जो लोगों के पर्सपेक्टिव है अलग अलग, उन सबको तो दिखाती है, बल्कि उनके साथ साथ वो जो रूढ़िता होती है, रूढ़िता मतलब जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं, जो कुछ सामाजिक बंधन होते हैं या सोच होती है, उनको भी सीमित करती है या फिर उनको मजबूत करने के लिए भी क्या करती है? चुनौती देती है। दे कैन सर्व एज अ मिरर टू द वर्ल्ड, पोर्ट्रेइंग द नॉर्म्स एंड बाइसेस प्रिवलेंट इन द पर्टिकुलर टाइम एंड कल्चर। उसके आगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कभी कभी किसी भी विशेष समय या फिर किसी स्पेशल टाइम और समय और संस्कृति में जो भी हमारे जो ये आप कह सकते हो नॉर्म्स होते हैं, जो बाइसेस होते हैं, उनको ये क्या करती है? उनको ये दुनिया के सामने दिखाती है। ठीक है, जो भी समाज की बुरी चीजें उनको दुनिया के सामने दिखाती है। जैसे हम किसी को शीशा दिखाते हैं ना कि ये देखो ये है तुम्हारी सच्चाई, तो ऐसे ही ये बेस्ट सेलर क्या करती है? जो क्रिटिक चीजें हैं सोसाइटी के अंदर, जो फालतू के नॉर्म्स हैं, जो फालतू के इश्यूज हैं, उनको दिखाती है एज अ मिरर। अब अगर हम बात करें आगे अपने ओपिनियन की, तो देखो मैं तो एग्री हूँ इस स्टेटमेंट से, क्योंकि हमने जो भी आपकी नॉवेल्स पढ़ी हैं कहीं ना कहीं वो समाज की बुराइयों और समाज की चीजों को ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल कहा था ना क्वेश्चन में कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक जो नॉवल इनमें से या आपको अच्छी लगी हो आपको बतानी है। तो मैंने यहाँ पे द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ का एग्जाम्पल लिया है, जिन्हें अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, जिनकी बात हम कर चुके हैं। तो आप भी आपको जो अच्छी लगे आप उन्हें ले सकते हो। देखो अगर हम बात करें द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ की, जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, बट फिर भी आप देखोगे कि जो बेस्ट सेलर में द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ स्टोरी है वो बहुत सारी अलग अलग रूढ़ियां या सामाजिक जो चीजें चल रही थी उन सबको दिखाती है और फिर उन्हीं की वैधता पर सवाल उठाती है। तो इसमें यही चीज दिखाई गई है। मतलब इस कथा में पता ही आपको क्या दिखाया गया कि जो वास्तविक दुनिया के कुछ मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनको दिखाया गया। सत्ता होती है आप लोगों की, जैसे कि पावर, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो गया आपका, और सोसाइटियल जो हायरार्कीज होती हैं ये उन सबको दिखाती है, उन सबको एक कैरेक्टर के रूप में दिखाती है, फिर उन्हें चैलेंज करती है और फिर समाज पर क्वेश्चन उठाती है। ये कास्ट, पावर, सोशल नॉर्म्स, इन सबको लिमिट में दिखाती है और सोसाइटी के सामने, समाज के सामने उन चीजों को दिखाती है जिनका सामना किसे करना पड़ता है? व्यक्तियों को करना पड़ता है। इसके बाद वो आगे क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि देखो सोसाइटी में ये नॉवल और क्या दिखाती है और क्या पोर्ट्रेट करती है। देखो सोसाइटी में एक बहुत बेकार सा कास्ट सिस्टम है ना, जहाँ पर हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल इंसान को उसके बर्थ से डिनोट किया गया है, फिर बाद में उसके काम से। तो ये ऐसी चीजें जो बेकार की चीजें ना उन सबको दुनिया के सामने लेकर आती है, फिर उन पर क्वेश्चंस उठाती है। तो ये जो बेस्ट सेलर है ये बहुत आप कह सकते हो कि ऐसी ही नॉवल है जो सोसाइटी के स्टेरियोटाइप्स को दिखाती है और फिर उनको चैलेंज करती है और उन पे क्वेश्चन करती है और फिर उनको लिमिटेशन करती है। तो एट द एंड वी कैन से इन कंक्लूजन कि जो बेस्ट सेलर्स लाइक मैंने एग्जांपल लिया जैसे इमॉर्टल ऑफ मेलुआ है, वो सोसाइटियल नॉर्म्स, स्टेरियोटाइप्स को दिखाती है, उन्हें चैलेंज करती है, वो दिखाती है कास्ट सिस्टम को, कैरेक्टर्स को। तो यानी कि बेस्ट सेलर एक ऐसी किताब या ऐसा दस्तावेज है जो सोसाइटी के अंदर चलने वाली चीजों को दिखाती है मिरर के रूप में और उन पर क्वेश्चन उठाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर कोई इस वीडियो को देख सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विद मी।